नमस्कार बच्चों, चलिए हम लेकर आ गए नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे अभी एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशल रूप से ये क्लास उनके लिए रखी गई है। आज हम देखेंगे, आज का हमारा जो ओबीजी का यूनिट 6 से रखा गया है, मेंशन फॉर द वेरियस रिफ्लेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी में कितने रिफ्लेक्शन होते हैं सभी को मालूम है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद से उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्टिविटी स्टार्ट होती है और ये रिफ्लेक्स एक एज के बाद धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप डिसअपियर हो जाता है बच्चे में। तो कितने रिफ्लेक्स होते हैं न्यूबॉर्न बेबी में, और सभी को मालूम है न्यूबॉर्न बेबी वो होता है जो बर्थ से लेकर 1 मंथ का जो बेबी होता है उसको न्यूनेट या न्यूबॉर्न, मतलब नया जन्मा बच्चा जो 1 वीक का होता है उसको हम न्यूबॉर्न बोलते हैं। 1 वीक का जो बच्चा होता है वो न्यूबॉर्न, और नियोनेट जो होता है जो 28 डेज का होता है, और हमारा इन्फेंट जो हो गया 1 ईयर का। तो ये 1 ईयर के बीच में जितने रिफ्लेक्शन होते हैं, जो बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद जो भी उसकी बॉडी की एक्टिविटी होती है वो तब तक प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन सी ऐसी रिफ्लेक्शन है जो प्रेजेंट होते हैं, तो हम आपको बताएंगे अभी। आप इसमें नाम भी देख लीजिए, डिफाइन जो टर्म भी दिया है, ब्लिंक रिफ्लेक्शन, रूटिंग रिफ्लेक्शन, ट्रैक्शन रिफ्लेक्शन, मोरो रिफ्लेक्शन, प्लांटर रिफ्लेक्स, कोरोनल रिफ्लेक्स, पाल्मर ग्राफ रिफ्लेक्स, टोनिक नेक रिफ्लेक्स, स्टेपिंग रिफ्लेक्स, बेबिन्स्किन रिफ्लेक्स, ये सारे रिफ्लेक्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और जितने भी बच्चे इसको वॉच कर रहे हैं सभी बच्चे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए नर्सिंग क्लासेस को। हमारी जितनी भी ये क्लासेस है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल में, और आगे चलकर जो भी क्लासेस हमारी आएंगी उसमें से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। कमेंट्स करके बताइए जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है, थ्योरी बेस अगर आपको पढ़ना है, तो आप इस चैनल को जरूर देखिए, जरूर वॉच करिए। सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट इसमें धीरे धीरे आपके सॉल्व कराए जाएंगे। और अभी आपका चल रहा है ओबीजी का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्स। आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स ऑफ द बेबी। क्या क्या रिफ्लेक्स होता है? रिफ्लेक्स मतलब होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जब बच्चा क्या करता है, जानबूझ के नहीं, इनवॉलेंट्री मूव हो रहा है उसकी बॉडी से। कितने फॉर्म होते हैं न्यूबॉर्न बेबी में रिफ्लेक्शन के, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लिंक रिफ्लेक्स। आपने सुना होगा आई को ब्लिंक करना, पलक को झपकाना, वो होता है ब्लिंक रिफ्लेक्स। ठीक है, ब्लिंक नाम से आपको पता होना चाहिए, आई ब्लिंक। ठीक है, when a baby light the shine into the infant eyes suddenly, their quick closure of the eyes. In the case of impaired light perception, this reflex is absent. देखिए, जब बच्चा क्या होता है, जैसे कि उसकी आंखों में अगर शाइनिंग वाली लाइट है, ब्राइट लाइट अगर पड़ती है, जब बच्चा इन्फेंट वाली एज ग्रुप में होता है, तो उस समय पे बच्चे की आंखें सडनली क्या होती है, क्लोज होती है। जैसे ही अगर चकाचौंध जिसको हम लाइट को बोलते हैं, तो लाइट परसेप्शन क्या होता है, उसकी आंखों में कम होता है, उस समय पे इम्पेयर्ड होती हैं आंखें। तो ये रिफ्लेक्स धीरे धीरे क्या होता है, फिर अब्सेंट हो जाता है। ठीक है, लाइट परसेप्शन करने का जो केस है वो इम्पेयर्ड रहता है, इसके दौरान दिस रिफ्लेक्स इज अब्सेंट। इसके बाद ये रिफ्लेक्स क्या होता है, फिर अब्सेंट हो जाता है। और ब्लिंक रिफ्लेक्स, जब शाइनिंग लाइट इन्फेंट की आंखों में पड़ती है तो वो अपनी आंखें धीरे से क्या करता है, क्लोज कर लेता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है, जब लाइट परसेप्शन जब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ब्लिंक रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्शन धीरे धीरे इम्पेयर्ड होने लगता है। और ये रिफ्लेक्स एक एज के बाद, मतलब एक कंडीशन के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद अब्सेंट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लिंक रिफ्लेक्शन। ये न्यूबॉर्न बेबी के रिफ्लेक्शन बताए गए यहाँ पे। फिर इसके बाद कॉर्नियल रिफ्लेक्शन क्या होता है, विथ ए पीस ऑफ कॉटन कॉर्निया इज टच लाइटली द इन्फेंट क्लोज इन द। जैसे ही बच्चे की आप कॉटन से क्या करते हैं, कॉर्निया वगैरह साफ करते हो, क्लीन करते हो, ठीक है, कॉटन पीस लेकर। तो इस केस में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे का अगर टच किया जाता है लाइटली, अगर हम टच करते हैं तो बच्चा क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है, अपनी आंखों को रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो इन्फेंट क्या करेगा, क्लोज कर लेगा। इस केस में क्या होता है, इन केस ऑफ लीजन ऑफ द 5th क्रैनियल नर्व। और इस कंडीशन में क्या होता है, 5th क्रैनियल जो नर्व होती है आपकी, उसमें क्या होता है, लीजन होता है, दिस रिस्पॉन्स इज एब्सेंट। और धीरे धीरे रिस्पॉन्स क्या होता है, फिर एब्सेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी रिफ्लेक्शन है, एक टाइम के बाद बच्चे का एज ग्रुप जैसे ही बढ़ता जाता है वैसे क्या होगा, फिर एब्सेंट हो जाता है। तो ये जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, उस टाइम पे क्या होता है कि इसमें बताया जा रहा है कि इस केस में 5th जो क्रैनियल नर्व होती है, अब 12 टोटल कितनी क्रैनियल नर्व होती हैं आपकी, 12 क्रैनियल नर्व होती है। तो आपको सभी को मालूम होना चाहिए, ऑप्टिक नर्व हो गया, ऑक्यूलोमोटर हो गया, ऑल्फैक्टरी नर्व हो गया, ट्राइजेमिनल और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व हो गया। तो जितनी भी जो क्रैनियल नर्व होती है, ठीक है आपकी, तो इसमें जो 5th क्रैनियल नर्व है, वो उसका जो उसमें लीजन्स प्रेजेंट होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स जैसे ही ये लीजन्स कम होते जाते हैं, वैसे इसका रिस्पॉन्स भी क्या होता है, अब्सेंट हो जाता है। और कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी क्या होता है, कम हो जाता है बच्चे के अंदर। तो इसके बाद हम रूटिंग रिफ्लेक्स देखते हैं। विद ए फिंगर कॉर्नर ऑफ द बेबी माउथ इज टच। जैसे ही बच्चे का मान लीजिए कि अगर
कोई भी पर्सन अगर बच्चे का माउथ टच करता है, ठीक है, फिंगर के माध्यम से अगर बच्चे का माउथ अगर आप टच करते हो तो बच्चा क्या करता है, वैसे ही अपने हेड को टर्न कर लेता है। जिस साइड पे अगर किसी भी बच्चे का अगर फेस को टच करो तो बच्चा स्टिमुलेट होगा, दूसरे साइड में क्या करता है, टर्न करता है। इन्फेंट ओपन द माउथ, और माउथ को क्या करता है, टर्न ओपन करेगा। आप देखिएगा कभी भी छोटे बच्चों को, आप अगर आपको अगर नहीं मालूम होगा तो आप उसको, अगर कोई भी छोटा बच्चा होगा आपको अगर प्रैक्टिकली करना है तो जरूर देखिएगा। इसमें बच्चा अपना माउथ क्या कर लेता है, ओपन कर लेता है और ट्राई करता है सक करने के लिए। वो सोचता है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, स्टिमुलेटिंग ऑब्जेक्ट को सोचता है कि मैं अपने मुख में डालूं और उसको सक करने का ट्राई करता है। इन केस बेबी नॉट हंग्री, इस केस में बच्चा हंग्री नहीं होता है, भूखा नहीं होता है, ठीक है। हेड विल टर्न अवे फ्रॉम द स्टिमुलेशन, वो केवल क्या होता है उसका कैसा करेगा, हेड विल टर्न अवे फ्रॉम, जैसे ही ये स्टिमुलेशन क्या होगा, धीरे धीरे उसका कम होगा तो वो अपने हेड को क्या कर लेगा, उस तरह से उससे टर्न ओवर कर लेगा, दूर करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए बताया जा रहा है कि इसके आपने कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखा, वो रिफ्लेक्स की होता है, ये लीजन फिफ्थ क्रैनियल नर्व में हो सकता है कि लीजन हो, उस केस में बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होता है, धीरे धीरे एब्सेंट हो जाएगा। और इसमें बेबी क्या होता है, हंग्री नहीं होता, इस केस में बच्चा भूखा नहीं होता, फिर भी वो क्या करता है, अपने हेड को टर्न ओवर कर लेता है। अगर बच्चे के हेड को अगर टच किया जाए, उसके माउथ को अगर टच किया जाए या कॉर्नर ऑफ द मतलब वहाँ पे अगर बच्चे को टच किया जाता है तो बच्चा क्या करता है, अपने हेड को उसी साइड मुड़ता है, ठीक है। तो रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया ये। फिर इसके बाद पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्स, फिंगर ऑफ द एग्जामिनर प्लेस इन द इन्फेंट हैंड एंड पाम, इट रिस्पॉन्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ इन्फेंट फिंगर टाइटली अराउंड द एग्जामिनर हैंड्स। इसमें जो एग्जामिनर होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को, पाल्मर में क्या करते हैं, पालपेट करते हैं बच्चे के पाम में, बच्चा रिस्पॉन्स करता है, फ्लैक्स होता है, अपने पाम को क्या करता है, धीरे धीरे सिकुड़ता है, ठीक है। और इन्फेंट फिंगर टाइटली अराउंड एग्जामिनर हैंड्स, इन केस ऑफ ब्रेन डैमेज देयर इज एब्सेंस ऑफ द रिफ्लेक्स। देखिए जब बच्चे का, देखिए इसमें क्या होगा कि जब बच्चे का अगर ब्रेन डैमेज होगा, ब्रेन की एक्टिविटी को देखने के लिए बच्चे पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्स देखते हैं हम उसमें, तो इन केस में ब्रेन अगर डैमेज होगा तो बच्चे का ये रिफ्लेक्शन क्या होगा, एब्सेंट होगा। अगर कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या होगा, जब फिफ्थ क्रैनियल नर्व अगर मान लीजिए कॉर्नियल रिफ्लेक्स कब एब्सेंट होगा, देखिए इसका मीनिंग आप लोग जरूर समझिएगा। रिफ्लेक्स बर्थ ब्लिंक रिफ्लेक्स जो है, तो अगर लाइट परसेप्शन मान लीजिए अगर इम्पेयर्ड रहेगा बच्चे में तो ब्लिंक रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। ये बताया जा रहा है कि जिस बच्चे में मान लीजिए कोई अगर ऐसी कंडीशन होगी, इम्पेयरमेंट होगा, तो वो बच्चे का वो रिफ्लेक्शन क्या होगा, एब्सेंट होगा। कॉर्नियल रिफ्लेक्स कब एब्सेंट होगा, जब उसकी क्रैनियल नर्व में किसी प्रकार का लीजन प्रेजेंट होगा, तो ये फिर रिफ्लेक्शन बच्चे में एब्सेंट रहेगा। रूटिंग रिफ्लेक्स, बच्चा भूखा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जब बच्चे के ये कैसा क्यों होता है, क्योंकि वो स्टिमुलेशन होता है, जैसे ही बच्चे को टच करो तो बच्चा स्टिमुलेट होता है और हेड उधर साइड क्या करता है, टर्न ओवर करता है, अवे करता है, उससे दूर करने की कोशिश करता है। पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्स क्या होता है, अगर बच्चा का ब्रेन डैमेज होगा तो वो किसी प्रकार का पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। ट्रैक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, इन्फेंट पुल्ड विद द रिस्ट सिटिंग पोजीशन विच डूइंग सो इनिशियली द हेड लेग्स दैट बिकम स्ट्रेट एंड फाइनली फॉल फॉरवर्ड ऑन टू द चेस्ट। इसमें क्या होता है, ट्रैक्शन रिफ्लेक्स में क्या होता है, बच्चा पुल आउट करता है रिस्ट को, सिटिंग जब बच्चा बैठता है, ठीक है, और इनिशियली रूप से हेड लेग बिकम स्ट्रेट फाइनली फॉल्स। जब मान लीजिए बच्चे को लेकर अगर आप थोड़ा सा बच्चे को जब ऊपर की ओर उठाते हैं, ठीक है, तो बच्चा सोचता है कहीं मैं गिर नहीं जाऊं, तो उसको थोड़ा सा डर सा बना रहता है। जैसे बहुत सारे आप देखते हो बच्चे को थोड़ा सा उचका के क्या करते हैं, उसको खिलाते हैं, वहाँ पे लविंग प्ले करते हैं वहाँ पे, तो ऐसा क्या होता है, बच्चा डरता रहता है। तो वो धीरे से जैसे बच्चे को आप थोड़ा ऊपर उठाओ तो बच्चा थोड़ा डरता है, तो वो अपने हाथ को और लेग को, चेस्ट को क्या करता है, स्ट्रेट कर लेता है बिल्कुल। और ट्रैक्शन मतलब पुल्ड आउट, वो सोचता है कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, तो इस तरह से वो क्या करता है, इनिशियली तुरंत क्या करेगा, हेड और लेग्स को स्ट्रेट, फाइनली फॉल फॉरवर्ड, उससे दूर हटने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो सोचेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो ट्रैक्शन रिफ्लेक्स उसके अंदर देखने को मिलता है। टोनिक नेक रिफ्लेक्स इलिसिट दिस रिफ्लेक्स इन फ्रंट प्लेस इन हैज बैक एंड हेड टर्न द साइड रिस्पॉन्स आर्म लेग्स सेम साइड एक्सटेंड आर्म एंड लेग्स। अपोजिट साइड फ्लेक्स टॉनिक रिफ्लेक्स होता है, अगर बच्चे का हम एक साइड में टच करते हैं तो बच्चा दूसरे साइड में देखता है घुमा के, कि मतलब स्टिमुलेट होता है उसकी बॉडी फंक्शंस में। बताया जा रहा है कि इन्फेंट एज ए फाइनेंसिंग पोजीशन, वो पोजीशन लेता है, अपोजिट साइड फ्लैक्स हो जाता है। इस केस में बच्चे का देखा जाता है अगर उसका न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होगा तो ये 2 to 3 मंथ बाद क्या होता है, फिर ये रिफ्लेक्स परसिस्टेंस बना रहता है। ध्यान रखिएगा, अगर न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है तो टोनिक नेक रिफ्लेक्स 2 to 3 मंथ पर लगातार बना रहता है उसका, ठीक है। और मोरो रिफ्लेक्स बता रहा है कि इस केस में ये रिफ्लेक्स का जब ब्रेन डैमेज अगर रहेगा तो मोरो रिफ्लेक्स बेबी का एब्सेंट रहेगा। इलिसिट रिस्पॉन्स, बेबी हैंड सडनली हेड
ड्रॉप्ड 1 to 2 सेंटीमीटर, सडन लाउड नॉइज, अगर जोर से आवाज़ आती है या हैंड क्लब्ड करता है बेबी के सामने, अगर बहुत तेज़ क्लैपिंग करके ताली बजाओ, या टेबल बेबी स्टक नियर हेड एंड रिस्पॉन्स फॉर द इन्फेंट एबडक्ट एंड एक्सटेंड हिज आर्म, देयर इज अ फैनिंग ऑफ फिंगर, द लेग्स आल्सो एक्सटेंड फ्लेक्स ऑन द एब्डोमेन। ठीक है, तो वो हो गया आपका मोरो रिफ्लेक्स। बच्चा रिस्पॉन्स करता है तुरंत, मतलब क्या करेगा, 1 to 2 सेंटीमीटर बच्चे को अगर सडनली मान लीजिए ड्रॉप आउट करो तो, या तो फिर बहुत तेज अगर शोर होता है वहाँ पे, तो बच्चा तुरंत क्या करेगा, अपने हेड को और अपने हैंड्स को, हेड और हैंड्स को, आर्म को, सभी को क्या कर लेगा, एक्सटेंड कर लेगा। ठीक है, एक होता है फ्लैक्सन, फ्लैक्स कर लेना, एक होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब अपनी बॉडी की तरफ वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, फैनिंग ऑफ द फिंगर, फैनिंग ऑफ द फिंगर मतलब जैसे कि फैन, जैसे फैन क्या होता है, चलता है तो सारे जो पंखियाँ होती हैं फैन की क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिंगर उसके कैसे शेप में हो जाएंगी, फैनिंग, फैन के आकार की उसकी फिंगर हो जाएंगी मोरो रिफ्लेक्स में। तो फ्लैक्स इनटू एब्डोमेन एंड इन केस ऑफ द ब्रेन डैमेज दिस रिफ्लेक्स इज द एब्सेंट। अगर ब्रेन डैमेज होगा तो ये रिफ्लेक्स बच्चे में एब्सेंट माना जाएगा। देन इसके बाद स्टेपिंग रिफ्लेक्स, द बेबी upright and sole of the feet of the baby are made to touch the ground. This is a stepping movement of the both the legs. स्टेपिंग क्या होता है, इसमें बच्चा क्या करेगा, अपराइट एंड द सोल ऑफ द फीट, फीट के सोल्स का बेबी टच टू द ग्राउंड, मतलब अगर बच्चे का जो बोलना चाहिए कि जैसे ही बच्चे का अगर सोल, जो फीट का सोल होता है, अगर उसको टच किया जाए तो ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, अपराइट मतलब मूव करेगा। ठीक है, स्टेपिंग मूवमेंट करेगा दोनों लेग के माध्यम से। अगर बच्चे का मान लीजिए कि फीट का अगर आप टच करते हो, ठीक है, बच्चे की फीट का सोल अगर टच करते हो तो बच्चा अपराइट मूव करेगा और स्टेपिंग मूवमेंट करेगा दोनों लेग्स के माध्यम से, उसको हम बोलते हैं स्टेपिंग रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, एग्जामिनर प्रोसेस द बॉल ऑफ द इन्फेंट्स फीट with his thumb, there is a flexion of the toes in case of defect of the low spinal cord, this responds to upset। प्लांटर रिफ्लेक्स होता है जब एग्जामिनर क्या करता है, ये प्रोसेस बॉल्स के थ्रू, मतलब बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। इन्फेंट फीट, दिस इज द थम्स, देयर इज द फ्लेक्शन ऑफ द टोज, बच्चे के हैंड्स में क्या करेंगे, थम्स में क्या करेंगे, बॉल को फंसाते, ठीक है, रखते हैं, तो बच्चे का जो टॉयज है वो क्या होता है, फ्लैक्स आउट होता है, फ्लैक्स होगा। और अगर बच्चा मान लीजिए, ये हो गया प्लांटर रिफ्लेक्स, अगर बच्चे का लोअर स्पाइनल कॉर्ड क्या है, डिफेक्ट रहेगा, तो इस केस में बच्चे का जो प्लांटर रिफ्लेक्स है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। बेबेस्की रिफ्लेक्स क्या होता है, इन दिस द एग्जामिनर स्ट्रेचेस द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल ऑफ द infant foot from heel to toes is response the dorsiflexion of the big toes in case of the defect of lower spinal response is the absent। आपको ध्यान रखना है जो प्लांटर रिफ्लेक्स और बेबिस्की रिफ्लेक्स होता है, देखिए ये सारे जो रिफ्लेक्स हैं आप बच्चे जैसे ही 1 ईयर का होता है सारे रिफ्लेक्स धीरे धीरे क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगर किसी बच्चे में कोई डिफेक्ट देखने को मिलता है, किसी में न्यूरोलॉजिकल एब्सेंट अगर होता है, डिस्फंक्शन होता है, या इन केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिसफंक्शन होता है, तो देखिए जितना भी नर्वस सिस्टम का, जैसे कि फोल्डिंग वाला हो गया, आपका हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया, अगर आपको अगर पिंच किया जाए, पेन होता है, तुरंत आपको क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आप क्या करते हो, स्टैंड हो पाते हो। अगर स्पाइनल कॉर्ड आपका अगर डिफेक्ट है तो फिर बच्चा क्या होगा, लेग्स के माध्यम से डॉर्सीफ्लेक्स, या तो बच्चा थोड़ा सा अपने पैर को मूव करने में या स्टेपिंग करने में या रिस्पॉन्स देने में क्या होता है, अनेबल होता है, बच्चा फ्लेक्स नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, थम्स वगैरह या उसके फीट का जो सोल वगैरह होता है वो उसको क्या करता है, प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाता है, रिस्पॉन्स उसका एब्सेंट होता है। तो ये होता है आपका प्लांटर और बेबिस्की रिफ्लेक्स। आपको ध्यान रखना है एग्जामिनर बॉल के माध्यम से प्लांटर में आप यूज करता है, और इसमें लैटरल एस्पेक्ट ऑफ सोल इन्फेंट की फुट और हील को क्या करते हैं, इसमें बच्चा डॉर्सीफ्लेक्शन बिग टोइज के माध्यम से रिस्पॉन्स देता है। और जब बच्चे का अगर लोअर स्पाइनल अगर डिफेक्ट होगा तो बच्चा का रिस्पॉन्स इसमें नहीं होगा। तो आपको मालूम हो गया होगा कितने सारे रिफ्लेक्स होते हैं, टोटल 10 रिफ्लेक्स के बारे में हमने आज डिस्कशन किया। अब हमारा जो आज का दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। आज हम देखेंगे नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक न्यूबॉर्न बेबी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मल बेबी का जो टाइमिंग बताया गया है वो होता है 38 वीक से लेकर 42 वीक में। अगर कोई बच्चा अगर जन्म लेता है उसको हम नॉर्मल बेबी बोलते हैं। एज एवरेज 2500 ग्राम उसका वेट होना चाहिए। इमीडिएटली फॉलोइंग बर्थ एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट रिदम रिस्पायरेशन, और बच्चा इंडिपेंडेंट हो, उसकी जो रिदमिक रिस्पायरेटरी रेट है वो बच्चे का कंटिन्यूएशन में अगर बना है, और वेट बच्चे का एवरेज 2.7 से लेकर, आपको एक बात और बता दें, वेरिएबल कंट्री इन इंडिया के जो बच्चों का अभी एवरेज वेट बताया गया है वो होना चाहिए 2.7 से लेकर 3.1, विच मीन्स आप 2.9 kg तक एवरेज उसका वेट बच्चे का होना
चाहिए, इतना बताया गया है कि इतना वेट होना चाहिए। द लेंथ इज द 50 to 52 सेंटीमीटर, 50 से लेके 52 सेंटीमीटर बच्चे की लेंथ। वेट कितना होगा आपका 250 ग्राम। और एवरेज इंडिया का बताया गया है 2.7 से लेके 3.1 kg, लेकिन 2.9 एवरेज बताया गया है कि इतना उसका ग्राम, इतने ग्राम उसका वेट होना चाहिए। फिर इसके बाद हेड सर्कमफेरेंस हम देखेंगे। लेंथ जो बच्चे का है 50 से लेके 52 तक होता है। हेड सर्कमफेरेंस बच्चे का हो गया 35 सेंटीमीटर। चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है 33 सेंटीमीटर। और बाईपैराइटल जो मेजरमेंट है डायमीटर के बारे में बताया गया है 9.5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ये बच्चे का नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बॉडी। इसके बाद पोस्चर देखेंगे। न्यू बॉर्न बेबी इज द अज्यूम एटीट्यूड इंट्रायूट्राइन लाइफ, दैट इज द एक्सट्रीमिटीज फ्लैग्स एंड अ फिस्ट क्लेंस्ड, हाउएवर एक्सटेंडेड एटीट्यूड ऑफ द हेड, फेस प्रेजेंटेशन ऑफ द लेग इन द फ्रैंक पोस्चर्स, फ्रैंक ब्रीथ पेस्टेड फॉर फ्यू डेज मोर। पोस्चर बताया गया है बच्चे का जो एज्यूम करके जाता है एटीट्यूड ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ का, जो बच्चे का जो मतलब बोलना चाहिए कि बच्चा किस तरह से अपना एटीट्यूड रखता है, तो वो इंट्रायूट्राइन लाइफ की तरह वो मतलब उस तरह से फ्लैक्स करता है, क्लेंस करके रहता है बच्चा। बच्चे का जो हेड है वो फेस प्रेजेंटेशन बच्चे का रहेगा, या तो फिर लेग्स रहेगा, तो फ्रैंक ब्रीथ प्रेजेंटेशन फ्यू डेज तक देखने को मिलता है। तो ये बच्चे का पोस्चर देखा गया है, क्योंकि वो बच्चा क्या होता है कि जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है तो बच्चा उसी तरह मूव करके रखता है अपनी बॉडी को, क्योंकि बच्चे को अभी वही लाइफ के बारे में थोड़ा सा उसको बोला चाहिए कि उसी लाइफ को वो मतलब फेस करता है। उसको लगता है कि अभी इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर ही हम हैं, तो उसी तरह अपनी बॉडी को क्या करता है, फ्लैक्स करके रखता है। स्किन कैसा होगा, स्लाइटली पेरिफेरल स्किन, एक्रोनोसाइनोसिस इज कॉमन बट peripheral skin acrocyanosis is common but is the pinkish with the establishment of the cardiopulmonary function. Vernix caseosa cover the skin. स्लाइटली पेरिफेरल स्किन ये कॉमन बताया गया, लेकिन जल्दी पिंकिश विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द, जो पिंकिश कलर की जो बॉडी होती है, कार्डियोपल्मोनरी फंक्शंस, वर्निस कैसियोसा, पर्टिकुलरली बैक इंक्रीज लैनिगो प्रेजेंट ओवर द फेस, बैक स्टेबिलिटीज मैंगोलियन स्पोर्ट्स प्रेजेंट ओवर द सैक्रम एंड डिसअपियर बाय द 4 ईयर ऑफ एज। आपको ध्यान रखना है कि ये सारे कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं बच्चे में। पेरिफेरल, स्लाइटली पेरिफेरल के क्राइनोसाइनोसिस अगर देखने को मिलता है, ये कॉमन सिम्टम होता है। पिंकिश कलर का बच्चे का जो कलर बॉडी का होता है वो कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन को एस्टैब्लिश करता है। वर्निक्स कैसोसा बच्चे की स्किन को कवर करता है, पर्टिकुलर बैक एंड क्रेसेस वाले एरिया में। लैनिगो प्रेजेंट होता है फेस में, बैक एंड एक्सट्रीमिटीज में, बैक एंड एक्सट्रीमिटीज। मैंगोलियन स्पॉट्स प्रेजेंट होता है ब्लूइश स्किन में, क्या होगा, पिगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, सैक्रम। और यह बताया जा रहा है कि जैसे ही बच्चा 4 साल का होता है, ये सारे जो मतलब बोलना चाहिए कि जो स्किन्स में प्रेजेंट होते हैं आपके, मैंगोलियन स्पॉट्स हो गया जैसे, ठीक है, लैनिगो प्रेजेंट है, तो ये सारे क्या होते हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। हेड, बच्चे का हेड कैसा होगा, बच्चे का हेड लार्जर रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, एविडेंस ऑफ द वेरिंग डिग्री ऑफ द मोल्डिंग प्रेजेंट इन द वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी में बच्चे का क्या होता है, जो सिफाली प्रेजेंटेशन होता है बच्चे का, अगर तो उस तरह से हेड क्या होगा, उसका मोल्ड रहेगा। वेरिंग डिग्री ऑफ द कैपुट में भी एविडेंट। सिफेलो हिमेटोमा होने के चांसेस रहते हैं, इज नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। और उसके बाद बच्चा जैसे जन्म ले लेता है उसके बाद ये प्रेजेंट नहीं होता है। Face comparatively smaller in the relation to the head. The eyes remain closed most of the time. Gums are smooth. The cartilage of the ear and nose are wall. Firm cheeks are full. Neck, the neck is short. बच्चे का neck क्या होता है, short होता है. Trunk, the chest is barrel shaped. Chest जो होता है किस shape में होता है, बच्चे का barrel shape में होता है, ध्यान रखिएगा। Circumference is less than the head. Breathe is abdominal. Heart rate is usually 120 to 140 per minute. बच्चे का हार्ट रेट कितना होता है, क्योंकि सभी को मालूम है कि जितना जो नॉर्मल होता है 72 बीट्स पर मिनट होता है हेल्दी पर्सन का, लेकिन बच्चे का जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है, 120 से लेके 140 पर मिनट होता है। और 30 to 60 पर मिनट उसका क्या होता है, रिस्पायरेशन, क्योंकि नॉर्मल कितना होता है एडल्ट पर्सन का अगर देखें तो 10 to 20 होता है। 16 to 20 एडल्ट पर्सन का देखने को रिस्पायरेशन मिलता है, लेकिन बच्चे का रिस्पायरेशन देखने को मिलता है 30 to 60 पर मिनट। एब्डोमेन यूजुअली सॉफ्ट होता है, प्रोमिनेंट और फ्लैट, बाउल साउंड आर द ऑडिबल होता है। जेंटाइल एरिया देखते हैं, मेल फॉर स्किन इज द कवर द ग्लैंड्स और फिश द प्रेजेंट एट द टिप। द टेस्टिस कैन यूजुअली द palpated in the scrotum. In the female, the labia minora and the client are covered by the labio majora. तो फीमेल का यूजुअली बताया जा रहा है कि जो इस पालपेट करके टेस्टिस को क्या करते हैं, जो स्क्रोटम वाला एरिया होता है जो फोर स्किन मेल में होता है ग्लैंस, तो उसको क्या करते हैं, टिप ऑफ द उसको धीरे धीरे रिट्रैक्ट करके उसको ओपन किया जाता है। फीमेल में लेबिया माइनोरा एंड द क्लिम्बिंग कवर्ड होता है लेबिया मेजोरा से। एक्सट्रीमिटी जिमेट्रिकल एंड द प्रॉपर्टीज रेस्ट ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर नॉर्मल जो बच्चे का टेम्परेचर होता है, न्यूनेट का टेम्परेचर 97.7 डिग्री टू 99.5 डिग्री
फ़ारेनहाइट और 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बच्चे का बताया गया है इसमें। यूरिन स्मॉल अमाउंट ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी पास स्टूल मेकोनियम 24 आवर्स पे बच्चा जैसे ही जन्म लेता है 24 आवर्स में क्या करता है, मेकोनियम प्रेजेंट होता है, ग्रीनिश कलर का पास आउट होता है, उसको हम मेकोनियम बोलते हैं। Hematological finding, the total blood volume is 300 ml for few hours after birth. Average blood volume estimate 85 ml per kg body weight consisting of 41 ml plasma and 44 ml of RBC mass. The normal, ये बच्चे का बताया जा रहा है कि टोटल ब्लड वॉल्यूम बच्चे में कितना होता है। आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का जो नॉर्मल जो ब्लड वॉल्यूम है वो कितना होता है, 300 ml होता है ए फ्यू आवर्स। इसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद ब्लड वॉल्यूम का जो एस्टिमेट बताया गया है 85 ml पर kg बॉडी वेट। जैसे बच्चे का वेट होगा, मान लीजिए कि 1 kg का है बच्चा या 2 kg का, तो 2 kg का आप 85 पर kg बॉडी वेट बताया गया 85 ml, तो आप 2 इंटू 85 कर दीजिए, या 3 kg बच्चा है तो 3 इंटू 85 ml, उतने ml बच्चे का ब्लड एवरेज बताया गया है। तो नॉर्मल बच्चे का जो ब्लड वॉल्यूम है कितना होता है, 300 ml होता है, लेकिन वेट के अकॉर्डिंग जैसे बच्चा जन्म ले लेता है तो वेट के अकॉर्डिंग उसका ब्लड बनता है 85 ml पर kg बॉडी वेट, जिसमें से बताया गया है कंसिस्टिंग बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो 41 ml आपका प्लाज्मा होता है, 44 ml आपका, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही, ध्यान रखिएगा, जिसमें से 41 ml आपका बताया गया है प्लाज्मा का और 44 ml बताया गया है आपका आरबीसी का, जिसमें रेड ब्लड सेल मास बोलते हैं जिसको हम। नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल होता है बच्चे के अंदर कितना होता है, ध्यान रखिएगा, तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल बच्चे का होता है 50 से लेकर 60 पर 100 ml ब्लड में, 50 से लेके 60 mg पर 100 ml ब्लड। अगर 100 ml ब्लड है बच्चे के अंदर में तो उसमें 50 से 60 mg क्या होगा, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा। आरबीसी बताया गया है रेड ब्लड सेल 6.8 मिलियन, प्लेटलेट्स 3,50,000 mm बताया गया है, ठीक है, 6.8 मिलियन क्या होगा आपका आरबीसी होगा। अगर इसके बाद प्लेटलेट्स कितना होगा आपका न्यूबॉर्न बेबी का, 3.5 मतलब 3,50,000 बताया गया है। क्लॉटिंग पावर में भी पुअर बिकॉज डिफिशिएंट विटामिन के। आपको ध्यान रखना है कि विटामिन के की क्या होती है, बच्चे के अंदर डिफिशियंसी होती है, इसलिए न्यूबॉर्न बेबी में क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और रिफ्लैक्स आर प्रेजेंट एट बर्थ, बच्चे का जो रिफ्लैक्स और ऐसा क्यों होता है, विटामिन के न्यूबॉर्न रिफ्लैक्स आर प्रेजेंट एट बर्थ क्या होता है, न्यूबॉर्न का जो रिफ्लैक्स होता है वो प्रेजेंट होता है एट बर्थ, और क्लॉटिंग पावर क्या होता है बच्चे के अंदर पुअर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, नॉर्मल फाइंडिंग देखने को मिलता है। तो क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं कि बच्चा जब जन्म, इंडियन जो बच्चा जन्म लेता है उसका 2500 ग्राम बताया गया है, लेकिन नॉर्मल जो एवरेज बताया गया है 2.9 kg बताया गया है, और 2.7 से लेकर 3.1 kg बताया गया, जिसमें से हम आपको बताएंगे हेड सर्कमफ्रेंस जो 35 सेंटीमीटर बताया गया है इसमें से आपका, और बच्चे का ब्लड वॉल्यूम बताया गया 300 ml, लेकिन जैसे बच्चा जन्म लेता है 85 ml पर kg बॉडी वेट होता है बच्चे का। देन इसके बाद रेस्पिरेशन रेट देखिए तो 30 to 60 बीट पर मिनट होता है बच्चे का, ब्रीथ पर मिनट होता है, और 120 से 140 बच्चे का हार्ट रेट होता है। ये नॉर्मल जो एवरेज बताया गया है, ठीक है। मेकोनियम सब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बच्चे का, तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और 90 अगर हम देखें डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो 97 से लेकर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका क्या होता है बच्चे का टेम्परेचर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और 50 to 60 mg पर ml ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा 50 से 60, और आरबीसी कितना होता है 6.8 मिलियन, और प्लेटलेट होता है 3,50,000 mm आप बच्चे का क्या होगा प्लेटलेट बताया गया है इसमें। चलिए, ये तो नॉर्मल फाइंडिंग होगी बच्चे का जन्म के बाद। क्या क्या हमारा जो क्वेश्चन था एक बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे। बच्चे का हेड, बच्चे का स्किन कैसा होगा, तो नॉर्मल जो क्वेश्चन था हमारा, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइंडिंग इन द न्यूबॉर्न बेबी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें देखने को हमको न्यूबॉर्न बेबी के अंदर मिलती है। देन इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट इमीडिएटली फॉर आफ्टर बर्थ। मैनेजमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट इमीडिएटली, क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद तुरंत हमको क्या क्या मैनेजमेंट करना होता है। जैसा बच्चा जन्म लेगा वैसे ही क्या क्या मैनेजमेंट होगा, इसको देखिए आप पढ़िए। सबसे पहले तो बच्चे का क्लीनिंग एयरवे पासेस को हमको सबसे पहले क्लीन करना है। बेबी तुरंत क्राई करना चाहिए, किसी प्रकार का म्यूकस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद एयरवे पासेस को हमको देखना है, ठीक है, ब्लॉक्ड ना हो, म्यूकस एमनियोटिक फ्लूइड या ब्लड वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। गॉज, स्वैब या म्यूकस एक्सट्रैक्टर सक्शन के थ्रू क्या करना है, तुरंत बच्चे को क्लीन करना है। और बच्चा अगर सांस नहीं ले पा रहा है, एयरवे अगर प्लग्ड है, तो बच्चे को तुरंत क्या करना है, होल्ड बेबी अपसाइड डाउन, स्लाइटली एक्सटेंड करना, फिर कुछ सेकंड तक के लिए बच्चे को कॉट ऑफ क्रैडल में रखना है। ड्रेन आउट करना है फ्लूइड को ट्रैकिया के बाद। मिडवाइफरी नर्सेस जो होती हैं, नोज डिप्राइव्ड फ्रॉम ऑक्सीजन एंड डज नॉट हैव फीटल शॉक,
100 की कंडीशन में बच्चा ना जाने पाए और मतलब बच्चा फ्लूइड को सक ना कर पाए, ठीक है, किसी रिगर्जिटेट बच्चा ना हो पाए और बच्चे का जो एयरवे वो क्लियर हो सके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्लीनिंग द एयरवे पासेज। गैस्ट्रिक सक्शन, हमको गैस्ट्रिक सक्शन करना है, रिड्यूस वॉमिटिंग, म्यूकस गैस्ट्राइटिस, प्रिवेंट द हाई ऑब्स्ट्रक्शन, एडवाइस गैस्ट्रिक सक्शन, अरेंज फॉर द सम मीन्स ऑफ द आइडेंटिफाई द बेबी, कीप द बेबी वार्म बट डू नॉट द ओवर हीट और बर्न हिम। बेबी को वार्म करना है लेकिन बहुत ज़्यादा हीट नहीं देना है कि बच्चे की बर्न की कंडीशन हो जाए। केयर ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड को कैसे केयर करना है आपको ध्यान रखना है। क्लैंप द कॉर्ड आर्टरी फोर्सेप, आपको जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है उसको कैसे क्लैंप करना है, आर्टरी फोर्सेप से क्लैंप करना है और इमीडिएटली रूप से पल्सेशन अकॉर्डिंग रूटीन ऑफ द हॉस्पिटल। फर्स्ट लिगरेचर ऑफ द अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अम्लाइकस, सेकंड लिगरेचर आपको लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि जो कट करते हैं हम लिगरेचर मतलब टाई क्लैंप करते हैं सबसे पहले तो 2.5 सेंटीमीटर, और दूसरा जो क्लैंप होता है, दूसरा जो लिगेचर होता है सेकंड लिगेचर 5.1 सेंटीमीटर के एवरेज में होना चाहिए और बीचों बीच से क्या करना है, हमको कट करना है। 2.5 सेंटीमीटर का फर्स्ट लिगेचर होगा, आपका फर्स्ट कट होगा और 5 पॉइंट कट नहीं होगा, क्लैंप करना होता है, लिगेचर इसको हम बोलते हैं। 2.5 सेंटीमीटर अवे और सेकंड लिगेचर आपका होना चाहिए 5.1 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। और आउटर साइड द फर्स्ट लिगेचर सेकंड लिगेचर इज अ यूज प्रिकॉशनली मेजर स्पेशली ट्विंस ट्रैक्शन एंड द ligature should be extend slowly without jerking, do not use to fine ligature। तो आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट लिगेचर 2.5 और सेकंड आपका 5.1 सेंटीमीटर। with the serve cut the cord but is a string lining, tape ligature or rubber bond or plastic clamp of the ligature, keep sterile cotton wall swab under the cord, hold the cord with fingers to fix it and then cut is blunt pointed sterile cord or cord cutting scissors or place our cord on the plan of the hand and then direct the point of scissors into the partly closed first to avoid injury to the body. Dress cord with the sulfonamide or many other cord powder after giving bath। इसके बाद केयर ऑफ द आइज, केयर कैसे करेंगे आइज का, बच्चा जब जन्म लेता है। इंसुलेशन ऑफ द आई ड्रॉप, नाउ ए डेज नॉट एडवोकेट, आई में क्लीन विद स्टेराइल वाटर, कॉटन सैप फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस एंड ईच टेपलेट स्वैप टू बी यूज टू क्लीन द आइज। बेबी शुड बी गेट सम रेस्ट to overcome trauma of birth, mucus from the nose and mouth must be clean, first bath must be given after 1 hour to 24 hours because it is not immediately need of the baby, correct time to give bath is when being warm and vigorous। बच्चे का 24 आवर्स में किस प्रकार से बच्चे की आइज को क्लीन करना है, गिविंग द बाथ ऑफ द नेसेसरी 24 आवर्स के बाद, नॉट इमीडिएट नीड ऑफ द बेबी। फर्स्ट बताया जा रहा है कि 24 आवर्स में आपको इमीडिएट बच्चे को बात नहीं कराना है, करेक्ट टाइम की बात, आपको करेक्ट टाइम में क्या करना है, बात कराना है। और फर्स्ट बात नेसेसरी प्रिकॉशन में भी फर्स्ट बात में आपको क्या करना है, प्रिकॉशन लेना है, रिमूव ब्लड म्यूकस वर्निक्स कैशोसा टू मच फ्रॉम दिस बॉडी, सम डू नॉट एडवोकेट टू रिमूव ऑल द वर्निक्स कैशोसा इन फर्स्ट बाथ बिकॉज इट हेल्प द मेंटेन द टेम्परेचर। आपको फर्स्ट बाथ में एडवोकेट करना है कि टोटल वर्निक्स कैशोसा को रिमूव ना करें, क्योंकि वर्निक्स कैशोसा मेन क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है बॉडी में, बट इफ इट इज़ नॉट क्लीन फॉर लॉन्ग टाइम इट विल गिव राइज टू ऑफेंसिव ऑर्डर। आपको हम लॉन्ग टाइम के लिए लेकिन नहीं रखना है और कुछ टाइम के बाद क्या करना है, फिर आपको उसको क्लीन कर देना है। और क्योंकि ये क्या करता है कि ऑफेंसिव ऑर्डर स्मेल भी करता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। तो अब बहुत टाइम तक के लिए आपको क्लीन करके नहीं रखना है, कुछ टाइम तक उसको प्रेजेंट रखना है बॉडी में, देन इसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे उसको क्या कर देना है, क्लीन कर देना है आपको। तो ये तो होते हैं बच्चे के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे केयर करना होता है आपको, आइज़ की केयर कैसे करना है, सबसे पहले एयरवे क्लीन करेंगे हम, तो ये सारे केयर करने का इसमें बताया गया। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज इन्फेंट फॉर द फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो फर्स्ट वीक जब डिलीवरी होती है तो फर्स्ट वीक में बच्चे को कैसे केयर देनी होती है, थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें। हेड का सबसे पहले हम देखेंगे, एंटीरियर फ्रंटल सबसे पहले असेस करना, हेड इज आल्सो चेक द सच एज द सिफेलो हीमेटोमा। सबसे पहले हमको हेड का चेक करना है कि किसी प्रकार का सिफेलो हीमेटोमा तो नहीं है, ठीक है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, सिफेलिक कोई कंडीशन ब्लड क्लॉट तो नहीं है। माउथ देखना, देयर इज नो नीड क्लीन माउथ डेली बट इट इज एग्जामिन डेली, गुड लाइट फॉर ओरल थ्रस। आइज को चेक करना, एक्सपेक्ट करना है कि आई में किसी प्रकार का डिस्चार्ज या इन्फ्लामेशन तो प्रेजेंट नहीं है, रिस्क ऑफ ऑफ्थेल्मिया न्यूनियोट्रम तो नहीं है, प्रिवेंट आइज फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से आई को प्रिवेंट करना है, स्टेराइल सेपरेट बात से आई को क्लीन करते रहना। फिर ड्रेसिंग, बेबी शुड बी फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ लाइफ, बेबी मस्ट बी ड्रेसिंग कवर्ड प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू वेदर, बेबी गारमेंट्स मस्ट बी सॉफ्ट क्लीन, टेप प्रिवेंट बेबी फ्रॉम इंजुरी। आइज की क्या करना है आपको, ड्रेसिंग करना है और स्किन की
किसी प्रकार अगर इंजुरी है या पिंस वगैरह लग गया, हुक्स वगैरह, सॉल या गोदाडी एंड ब्लैंकेट शुड बी रैप्ड लूजली अराउंड द बेबी टू परमिट द फ्रीडम फॉर मूवमेंट। और बेबी को कैसे रखना है, किस किस प्रकार के, तो मतलब टाइटली कपड़े आपको नहीं पहनाना, ऐसे कपड़े रैप करके रखना है कि बच्चा प्रॉपर तरीके से मूव कर सके, ठीक है। तो ड्रेस इस तरह से आपको चूज करना है। अम्लाइकल कॉर्ड इन्फेक्शन कैन एराइज है, अम्लाइकल कॉर्ड शुड बी क्लीन डेली क्लीन करके रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उस कंडीशन पे। फीडिंग बिहेवियर बच्चे को फीड कराते रहना है, ठीक है। अगर एनी प्रॉब्लम फीडिंग से अगर रिलेटेड होती है तो आपको नोटिस करना है और उसका ट्रीटमेंट लेना है। वाइटल साइन चेकअप कराना है, बच्चे का टेम्परेचर चेक करते रहना है। एक्सुलरी थर्मल रेगुलेशन, रिस्पायरेशन शुड बी रेगुलेशन एंड विदाउट एनी राइज, हार्ट रेट अस्कल्टेड, हार्ट रेट सुनते रहना है बच्चे का। फिर यूरिन एंड स्टूल्स एग्जामिनेशन कराना है, यूरिन और स्टूल्स का। कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है, लूज स्टूल अगर पास हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी पासिंग यूरिन स्टूल को कैन नोट द, आपको देखना है, नोट करना है कितने टाइम्स बच्चा स्टूल पास कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, ठीक है। वेट और हाइट देखना है बच्चे का। रिकॉर्ड बेबी वेट पॉसिबल विदाउट क्लॉथ्स विथ सम सेलेक्टेड वेइंग मशीन से बच्चे का वेट देखना है। रिकॉर्ड बेबी वेट डेली, बच्चे के वेट को रिकॉर्ड करना है। अगर फिजियोलॉजिकल लॉस ऑफ वेट ऑफ बेबी अगर देखने को मिलता है, कोई भी ऐसा रीज़न होता है, अगर बच्चा बर्थ वेट गेन हो रहा है टाइम से, हाइट यूजुअली वंस बर्थ के बाद अगर गेन हो रहा है तो आपको कोई इसमें मतलब डॉक्टर को दिखाने का नीड नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं हो रही तो फिर आपको वहाँ पे दिखाने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्राइंग, बेबी क्राई टू हंगर, जब बच्चा भूखा होता है तो क्या करता है, क्राई करता है। पेन होगा, अगर उसको थर्स्ट होगा, अनकंफर्ट होगा, इस कंडीशन में बच्चा क्या करता है, क्राई करता है, ठीक है। एक्सपेक्ट द हाई पिचेस क्राई ऑफ द हु इज द सस्टेन इंट्राक्रैनियल इंजुरी, अगर किसी प्रकार का इंट्राक्रैनियल इंजुरी अगर हुआ है हेड में तो बच्चा क्राई करेगा। नो अपेरेंट कॉज, किसी प्रकार का रीजन नहीं है, यूजुअली क्वाइटनेस, बच्चा शांत रहेगा। बेबी क्राई फॉर अबाउट 2 वीक तक बच्चा क्या करता है, क्राई करता है। गिव सम वाटर टू द बेबी आफ्टर क्राइंग फॉर सम टाइम बिकॉज टू विल बी थर्स्टी, या हो सकता है बच्चा प्यासा हो, थर्स्टी हो, तो भी बच्चा क्या करता है, क्राई करता है। स्किन का कलर, assess of for any cyanosis अगर प्रेजेंट है, some babies jaundice arise the baby, second and third is and certain abnormal cases is the can arise early। एबनॉर्मल अगर कोई भी चांसेस ज्वाइंटिस अगर होगा तो 2 to 3 डेज में ज्वाइंटिस बच्चे को देखने को मिलता है, और कैन एराइज अर्ली, और ये जल्दी ही एराइज हो जाता है बच्चे की स्किन का कलर अगर चेंज हो जाता है। किसी प्रकार की अगर साइनोसिस होती है तो आपको क्या करना है, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है, बच्चे को दिखाना है। तो ये कंडीशन जब बच्चा जन्म लेता है फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिलता है, और अगर इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज या प्रॉब्लम होती है तुरंत हमको क्या करना है, डॉक्टर से, फिजिशियन से क्या करना है, तुरंत हमको ट्रीटमेंट लेना है। चलिए, आज की क्लास कैसी रही, जैसा भी है आप इसको कमेंट्स करिए, आपको जो भी क्वेश्चन समझ में आए आप इसमें बताइए, और सभी बच्चे इसको देखें, वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें क्या इसके अंदर बताई जा रही हैं, क्या होगा इसमें, क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। कल एक नए सेशन के साथ में हम फिर से लेके आएंगे नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि थ्योरी बेस भी चल रहा है आपका। शॉर्ट्स वीडियो देखें, शॉर्ट्स वीडियो में कुछ चुनिंदे ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि क्वेश्चन आपके अभी रिसेंट में जो नॉर्सेट दिल्ली पेपर्स जो अभी हुआ है आपका नर्सिंग ऑफिसर्स का, उसमें पूछा गया है। तो वो रिसेंट अगर जिसको भी क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो में। धन्यवाद।